Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So, in this PYQ discussion series of UP special questions, we are currently on the theme of industrial development. So, total 7 questions that have come on this topic. So far, in the previous videos, we have already covered 5 questions. 5 questions. 2 more are remaining. So, as you can see, the question which was asked in 2022 examine the importance of defense corridor project being built in Uttar Pradesh, and then the 2023 question: what are the key features of Uttar Pradesh defense industrial corridor? So these two are not different questions. They are different to some extent. In 2023 they are asking you to राइट डाउन द फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो बताना है कि कौन कौन से सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा। और पहले वाले में बताना 2022 में एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट इन द उत्तर प्रदेश। तो किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बुंदेलखंड में बन रहा है तो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करेगा, बुंदेलखंड जो कि पीछे रह गया बाकी के एरिया से। उसके बाद फिर वहाँ के लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा, पॉवर्टी एलिविएशन में काम करेगा, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उनमें हेल्प होगा, एमएसएमईज़ को उससे हेल्प मिलेगा। उसके बाद फिर डिफेंस का काम है तो उससे रिलेटेड बाकी की इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे आएंगी, एरोस्पेस की इंडस्ट्री आएंगी। एंड तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे की फीचर्स पूछ रखा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। तो की फीचर्स का मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है कि कितने सिटीज़ उसमें हैं, कितने एरिया में वो एक्सपैंड करता है, टोटल कितने एरिया को कवर करता है, किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज आएंगी। तो मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को लिखने जाते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप सेकंड वाले क्वेश्चन मतलब ये उसके कुछ ना कुछ फीचर्स आप बताओगे कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो मेक इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ये इसको प्लान किया गया बुंदेलखंड के अंदर। उसके बाद फिर जो आसपास के और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे अलीगढ़ हो गया, ये सब में भी कुछ कुछ डिवाइड किया गया है कि बेसिक जैसे लखनऊ के अंदर है तो यहाँ पे जो R&D का काम है वो यहाँ पे होगा। BDL जैसी कंपनी जो कि ब्रह्मोस वगैरह में भी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी यहीं पे आएंगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे होगा, MSMEs कहीं पे होंगी। तो इस तरीके से इसका पूरा प्लानिंग किया गया है, तो वो हम देखेंगे अभी। लेकिन इस एक बार इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टॉपिक पे। तो आप पहले जाओ और जितने भी पुराने वीडियो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो सारे देख करके आओ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम जो ये बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके आंसर्स आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा कि आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को देखना, उसके बाद फिर आप खुद से उसको लिखने की कोशिश करना। जैसे पूछा का की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का की फीचर्स क्या 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 होंगे और आपने 2022 वाला क्वेश्चन जो है उसको करके रखा हुआ है, तभी भी आपको समझ में आएगा कि की फीचर्स में क्या होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो R&D में इन्वेस्ट करेंगी, जैसे कि HAL हो गया, BDL हो गया। उसके बाद फिर जो जैसे कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा वो एक सिटी में नहीं होगा, मल्टीपल सिटीज़ के अंदर एक्सपैंड करेंगे उसको, ताकि हर सिटी के जो अपने फीचर्स हैं, जो अपने वहाँ का लोकल एक, जैसे हर जगह का एक अपना बेनिफिट होता है, हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं जहाँ से हम उस फ़ायदे को ले सकते हैं। तो अलीगढ़ का कुछ फ़ायदा होगा, उसी तरीके से बुंदेलखंड, झांसी वगैरह से कुछ हम चीज़ें ले सकते हैं वहाँ से। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा वो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैंड करेगा। और क्या इसमें आप लिख सकते हो कि जो बाकी के MSMEs हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, कि जैसे मान के चलो कोई टूल मैन्युफैक्चरिंग वाली है इंडस्ट्री, लोकल लेवल जो लोग हैं उनका उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। तो की फीचर्स यहाँ से समझ में आएंगे। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हमको और ज़्यादा अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं एंड देन 2023 के ये दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिसेंट इनिशिएटिव्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। अगर आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है 2021 का, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर डिस्कस द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज, ये 2020 का क्वेश्चन। एग्जामिन द एफर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन अट्रैक्टिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, व्हाट रिसेंट इनिशिएटिव्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। रिसेंट कुछ भी नहीं होता गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट में जो चीज़ें 10 साल पहले से चलती चली आ रही हैं वही चीज़ें आज भी चल रही हैं। तो ये UPSC के प्लेसेज इन न्यूज़ जैसा क्वेश्चन है कि अगर सूडान 10 साल पहले भी न्यूज़ में था तो आज भी न्यूज़ में रहेगा ही। तो वही क्वेश्चन, वही उसी जगह का नाम ही रहेगा, उसी उसी चीज़ को रिपीट करके पूछते हैं। तो बिना कोई टाइम ज़्यादा लगाए हुए हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
तो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। दो नाम हमेशा याद रखना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एक मेक इन इंडिया और दूसरा आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। ये वैल्यू एड की तरह आपका काम करेगा। 2018 में इसको अनाउंस किया गया था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का इसका मेन पर्पज जो है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हमको बूस्ट करना है, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएट अ सपोर्टिव इकोसिस्टम, एक सपोर्टिव इकोसिस्टम हमको क्रिएट करना है। की फीचर्स इसके क्या क्या हैं? जोग्राफिकल स्प्रेड हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इस मतलब ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कोई भी एक कॉरिडोर होता है वो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर वैसा नहीं रहता है। हम चाहते हैं कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एक लार्जर स्केल पे डेवलपमेंट हो, और हर जगह से जो भी उस पर्टिकुलर एरिया से जो कुछ भी हमको बेनिफिट्स निकल पाए उनको हम निकालें। तो आगरा में एरोस्पेस एंड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, कानपुर के अंदर DRDO है, लखनऊ के अंदर HAL एंड BDL है। HAL ऑलरेडी लखनऊ के अंदर है, BDL यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, BDL का प्लांट यहाँ पे बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा उसका। चित्रकूट में लॉजिस्टिक्स और एंसिलरी सर्विसेज के लिए, झांसी में टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स का है, अलीगढ़ के अंदर एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग का है। तो एंसिलरी वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, जब हम मिनरल्स डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको समझा के रखा हुआ है एंसिलरी क्या चीज़ें होती हैं, और उससे उसमें किस तरीके से ये वर्ड आया था, ये कीवर्ड आया था, और उसमें कैसे ये आंसर का एक पार्ट बना था। तो आगरा में एरोस्पेस एंड प्रिसीजन, कानपुर के अंदर DRDO, लखनऊ के अंदर HAL एंड BDL जो कि मतलब बेसिकली कानपुर और लखनऊ के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है। चित्रकूट के अंदर लॉजिस्टिक्स एंसिलरी सर्विसेज, उसके बाद फिर झांसी के अंदर टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, और अलीगढ़ के अंदर एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कितने सिटीज़ हो गए हैं? आगरा 1, कानपुर 2nd, 3rd लखनऊ, 4th चित्रकूट, 5th झांसी, अलीगढ़ 6। तो 6 नाम आपको बड़े आसानी से याद हो सकते हैं। कानपुर लखनऊ जहाँ भी याद करना साथ में ही याद कर लेना आप। आगरा, कानपुर और लखनऊ ये तीनों ही बॉर्डरिंग है, मतलब क्लोज बाई सिटीज़ है। तो बस यहाँ पे देखो आगरा है, लखनऊ है। जब हम लोग हेरिटेज आर्क पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बनारस आ गया था, वाराणसी आ गया था, तो यहाँ पे कानपुर आ जाता है। और बाकी 3 सिटी कौन से हैं? अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट। इतना नाम आपको याद है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट याद है, एंसिलरी इंडस्ट्री याद है, एरोस्पेस ध्यान में है, लॉजिस्टिक्स ध्यान में है। तो आराम से आप लिखना इसमें। आपको ज़रूरी नहीं ये लिखना कि एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके लिखो कि कानपुर के अंदर ही DRDO है, लखनऊ के अंदर। अगर ये याद है तो ठीक है लिख देना, अगर नहीं भी याद है तो ये सारे सिटीज़ के नाम लिखना। उसके बाद फिर बोलना कि डिफरेंट activities have been divided in these cities based on the specific benefits that can be derived from that particular location। तो जैसे आगरा में ऑलरेडी लॉक मैन्युफैक्चरिंग होता है, ताला जो बनाया जाता है, तो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व, तो उसमें एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग में वो ज़्यादा काम आ सकता है। लखनऊ के अंदर ऑलरेडी HAL है, तो एक और BDL आ जाएगा तो क्या ही है। कानपुर में DRDO पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अब चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, झांसी में टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स का इनको प्लांट वगैरह कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और अलीगढ़ में इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना पड़ेगा कि ठीक है अभी लॉक मैन्युफैक्चरिंग में तो है, लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो जब आप डिफेंस एंड एरो स्पेस में जाते हो। तो इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगला पॉइंट, तो हम लोगों ने की फीचर्स में देख लिया, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यही मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या इसके की फीचर्स होंगे। एक डिफेंस कॉरिडोर के अंदर सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लोगों को रिक्रूट करना है, कंपनीज को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए लेकर के आना है। तो द प्रोजेक्ट एम्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ 20,000 करोड़ रुपीज़। तो इतना प्रोजेक्ट जो है इस मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट इसमें दे आर प्लानिंग टू अट्रैक्ट। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल पार्क, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड लॉजिस्टिक्स हब। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिना इसके तो होगा ही नहीं। अब आप देखो रिलायंस भी डिफेंस में है, अडानी भी डिफेंस में है, L&T भी डिफेंस के अंदर है, ये टाटा भी डिफेंस में है। तो अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी कंपनी, जैसे मैंने यहाँ जो नाम बताया ना, आप ये याद रखना, टाटा, क्योंकि मैं खुद एक डिफेंस एंड एरोस्पेस की कंपनी में काम कर चुका हूँ। तो टाटा हो गया, L&T हो गया, रिलायंस है, अडानी है, तो ये सारे आपकी जो कंपनीज़ हैं ये ऑलरेडी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। तो इवन तो गोदरेज भी कुछ गोदरेज के भी प्लांट्स हैं जहाँ पे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट से जो रिलेटेड है वो HAL है, DRDO है, BDL है। उसके बाद फिर आपका अगर आप एरोस्पेस में जाओगे तो इसरो है आपका। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट में जो इन्वॉल्व है, अगर इन प्लेयर्स के नाम आप लिख करके आते हो एग्जाम के अंदर तो आपको नंबर्स थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि आपको अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की। तो
यही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका एक फीचर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक फीचर इसका ये था कि इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोकस ऑन पीपीपी मॉडल टू इंगेज बोथ पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। इंसेंटिव एंड पॉलिसीज गवर्न बाय यूपी डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2018। तो बेसिकली एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना रखी है कि जिसके जिसके अंदर जिसके विद इन दैट पॉलिसी ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है उसको काम किया जाएगा। कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी चाहती है, जैसे यूपी में यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी पहले बनती है, उसके बाद में बाकी की चीज़ें चालू होती है। पॉलिसी इज बेसिकली अ विजन डॉक्यूमेंट। पॉलिसी इज बेसिकली अ क्लैरिटी फ्रॉम द एंड ऑफ गवर्नमेंट कि what are the things that we are going to do, what are the things that we are going to provide you, how much will be the land cost, where all you can set up your factories, what is all vision कि इतना मैन्युफैक्चर करना है, इतना सेल होना चाहिए, तो इतना इतना सेलिंग होना चाहिए हमारा। तो इस तरीके से जो पॉलिसी होती है वो सबसे पहले आती है। इसलिए हेल्थ पॉलिसी आएगी, टूरिज्म पॉलिसी आएगी, एक विजन है गवर्नमेंट का, एक मतलब एक रोड मैप है गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बेसिकली। विद कैपिटल सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, इंटरेस्ट सबवेंशन देगा, टैक्स एग्जाम्पशन। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि याद करना कि हम लोगों ने ये 3 कीवर्ड्स कहाँ पे यूज़ किए थे, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन और टैक्स एग्जाम्पशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन का काम होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लो आपका जो भी ये कंपनीज आ रही हैं, इंडियन कंपनीज के मैंने नाम लिए हैं, उसके बाद फिर हनीवेल है, जैसे आपका हनीवेल दसॉल्ट करके एक कंपनी है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है, जीई मोटर्स, ये यूएस की कंपनी है, ये भी इन्वॉल्व है। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ आईएआई, इसका पार्टिकुलर इंडिया में काम चलता है। फ्रांस का जो है वो भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो फ्रेंच कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी हैं फ्रांस में, जो इंडिया में बेसिकली जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता क्या है कि अभी वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि लेट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया, कि किसी फ्रेंच कंपनी को या फिर किसी इजरायली कंपनी को प्रोजेक्ट दिया कि हमको ये इतनी मिसाइल्स चाहिए, उसको बोलते हैं ऑफसेट। तो उसमें से कुछ परसेंटेज इन कंपनीज़ को ऑफसेट के फॉर्म में देना पड़ता है इंडियन कंपनीज़ को। कि लेट सपोज अगर गवर्नमेंट इनको दे रही है मान लो 100 मिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट दिया, तो 10 मिलियन के आसपास इनको किसी इंडियन कंपनी को देना पड़ेगा उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इस कंपनी को इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो ये कंपनी एल हो सकती है, ये कंपनी टाटा भी हो सकती है। टाटा बोइंग का देखो अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, टाटा एयरबस का वडोदरा में प्लांट खुला है, टाटा बोइंग का ऑलरेडी है बेंगलोर में है ऑलरेडी, इसका प्लांट कर्नाटक में है। तो टाटा हो गया, एल हो गया, बोइंग, एयरबस, इस तरीके से नाम आप याद रखो। बोइंग का नाम याद रखो आप, एयरबस का नाम याद रखो आप, जनरल जी मोटर्स का नाम याद रखो आप, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। हनीवेल भी इन्वॉल्व है इसमें। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन का काम, जो यहाँ पे मैंने बताया कि इंटरनेशनल कंपनीज में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये मैंने पहले बता दिया, आईआईटी कानपुर और डीआरडीओ, ये सेम पॉइंट रिपीट हुआ था इसके पहले वाले जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला क्वेश्चन था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात जो हो रही है यहाँ पे, कि एक्सपेक्टेड टू जनरेट 2.5 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, एम्फेसिस ऑन यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब स्किल डेवलपमेंट कितनी जगह आ चुका है, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन ये भी कितनी जगह पे आ चुका है। तो ये भी एक उसका फीचर है कि हम चाहते हैं कि डिफेंस, देखो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने पहले बता दी आपको, कि कौन से सिटीज़ में जोग्राफिकल स्प्रेड इसका कितना है। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सिटीज़ के नाम बता दिए। फिर बताया कि कितना इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कि 20,000 करोड़ रुपए एक गवर्नमेंट चाहती है कि इतना पैसा आए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करना चाह रही है गवर्नमेंट। उसके बाद फिर इंसेंटिव एंड पॉलिसीज वाली जो बात है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, एम टू प्रमोट यूपी एज ग्लोबल हब। अब जो हम बात करेंगे कुछ जनरिक, हर कभी भी गवर्नमेंट कुछ बनाती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है या गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं। उसके बाद उसके जो पेरिफेरल टारगेट्स होते हैं, कि ठीक है अभी जो हमको ये सारी चीज़ें अचीव करना था विद इन सर्कल, जो कुछ भी है ये हमने अचीव कर लिया, अब उसके साथ ही साथ में ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं। तो मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं किसी भी काम के लिए, वही यही है बेसिकली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होता है, जो पहली बार काम होता है, जैसे कि आपका जो जेवार एयरपोर्ट है, और ब्राउन जैसे अयोध्या एयरपोर्ट, वो बेसिकली एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, पहली बार वहाँ पे बन रहा था। अब किसी एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जा रहा है, मान लो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको आगे चल के गवर्नमेंट एक्सपैंड करती है, तो वो बेसिकली एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा, कि ऑलरेडी यहाँ पे मतलब एक एयरपोर्ट था, तो अब उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर स्ट्रेटजिक लोकेशन जैसे हो गया आपका, ये भी मैंने आपको बताया था कि
जब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला हम डिस्कस कर रहे थे कि यूपी का जो ये बुंदेलखंड का रीजन है, ये आसपास, ये दिल्ली एनसीआर वगैरह के नज़दीक में है, एंड मेजर लॉजिस्टिक्स हब इनहेंसेस एक्सेसिबिलिटी। तो दिल्ली एनसीआर के पास में है, तो यहाँ से इस अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो गया। एक्सप्रेस वे बने इसके आसपास, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड अलॉन्ग विद जेवार इंटरनेशनल पोर्ट आर गिविंग पुश टू डिफेंस एक्सपोर्ट। तो डिफेंस एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा इन सब चीज़ों की वजह से, चाहे वो जेवार एयरपोर्ट हो, चाहे आपका, आई थिंक देयर इज सम इशू विद माय this particular pen, Apple Pencil. So I'm trying to resolve it as of now. लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रखा है, की फीचर्स का क्वेश्चन पूछा है। तो की फीचर्स में जो पहले प्राइमरी पॉइंट्स है वो हम लोगों ने बात कर लिया कि कहाँ इसका जोग्राफिकल स्प्रेड है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना गवर्नमेंट लाना चाहती है, इंसेंटिव्स और पॉलिसी के लिए कौन सा एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया है, यूपी डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2018। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसके बाद जेनरिक पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2.5 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। जब भी जॉब की बात करना आप, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, इन दोनों चीज़ों के। डायरेक्ट जॉब मतलब एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कोई कंपनी खुली, उसके अंदर कुछ लोग चले गए काम करने के लिए। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या किसी थर्ड पार्टी या एमएसएमई से कुछ ऑर्डर कर दिया, कुछ प्रोडक्ट्स आप। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, स्ट्रैटेजिक लोकेशन दिल्ली एनसीआर और मेजर लॉजिस्टिक्स हब इनहेंसेस एक्सेसिबिलिटी। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाला पॉइंट जो था, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा था। तो ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग वेल। तो हम चाहते हैं कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी बने, उसमें डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर emphasizes अपॉन बिल्डिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम टू पोजीशन यूपी एज अ डिफेंस एक्सपोर्ट हब। अगर आप इतना भी लिख करके आते हो अपने कंक्लूजन में, तो मोर देन इनफ है। ये रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम चाहते हैं, टू पोजीशन यूपी एज अ डिफेंस एक्सपोर्ट हब। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई मतलब डाउट नहीं है कि ये तीसरी बार भी रिपीट हो जाए या किसी क्वेश्चन का पार्ट ही बन जाए। लार्जर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो आप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहाँ पे लिख करके आ सकते हो। ये भी लिख के आ सकते हो कि इसका जो विद हेल्प ऑफ with the establishment of defense industrial corridor, this Bundelkhand region of Uttar Pradesh is going to derive immense benefit. Districts like Jhansi, Chitrakoot, Agra, Lucknow, Kanpur, these cities will benefit with this project in different sectors. Like मतलब ये तो बहुत broadly मैंने आपको बता दिया, but this is how you are going to use this particular question in your answer. Defense industrial corridor will provide direct employment and indirect employment to 2.5 lakh people. उसके बाद फिर आप बता सकते हो कि it will enrich UP's ability to manufacture higher end products. तो ये भी एक तरीका है। लाइक यू रेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूपी पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये दे सकते हो। बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। मैं चाहूँगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करो, खुद से ब्रेन स्टॉर्म करो कि गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। लैंड रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी गवर्नमेंट कि जिससे लैंड एक्विजिशन ईजी हो जाए, कुछ लेबर लॉज होगा उनको आसान किया जाएगा जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि एक इंडस्ट्री को क्या क्या चीज़ें चाहिए, गवर्नमेंट वही प्रोवाइड करेगी। तो रिसेंट इनिशिएटिव में सब कुछ होएगा, जैसे टैक्स एग्जम्पशन हो गया, सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी हो गया, तो ये सब भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स कुछ करेगी गवर्नमेंट, क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म करेगी, कैपिटल सब्सिडी देगी, इंटरेस्ट सबवेंशन देगा, टैक्स एग्जाम्पशन देगी गवर्नमेंट। यही मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये 3 कीवर्ड्स मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन और टैक्स एग्जाम्पशन। सेक्टर स्पेसिफिक कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी गवर्नमेंट, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आएंगे यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगी, कुछ जैसे कि आपका हार्डवेयर फूड प्रोसेसिंग के लिए कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी, कुछ एग्रो प्रोसेसिंग के लिए आएंगी। तो उन सब के लिए एक अपनी अपनी पॉलिसी बना के रखनी पड़ेगी। अगर मतलब इन द एंड इफ़ आई गेट टाइम, तो जितनी भी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है अलग अलग, वो सारे पॉलिसीज़ मैं आपके सामने आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट हेल्प करेगा थ्रू इन निवेश मित्र पोर्टल जैसे हो गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस थ्रू क्विक अप्रूवल्स। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस भी हो गया, निवेश मित्र पोर्टल, ये भी हम लोगों ने पहले बात कर रखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कितनी बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिपीट हो चुका है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, तभी तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगी। तभी मान लो कुछ इन्वेस्ट करना है या फिर कोई सामान लेकर के आना है वहाँ तक, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक ये कोई भी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी उस पर्टिकुलर एरिया में। तो चाहे
चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, इन सबका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडस्ट्रियलाइज किया जाए वो सारे जो नियर बाई एरियाज़ हैं, ताकि कंपनीज आए और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। कंपनीज को सारी फैसिलिटी पहले से ही चाहिए होती है, इसीलिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है वहीं पे जाकर के नया प्लांट वो लोग सेट कर लेते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इन सारी स्टेट्स के पास में कि वो पहले से डेवलप्ड हैं, तो उनके पास उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे कंपनीज जाकर के और ज़्यादा सेटअप करती हैं। जो बैकवर्ड स्टेट्स पीछे रह गए हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम लगातार पेरेनियल प्रॉब्लम हो जाती है, लगातार परसिस्ट करती है। जेवार एयरपोर्ट हो गया, वी लाइट एज ए लॉजिस्टिक एंड एक्सपोर्ट हब। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखो, वहाँ पे मैंने ये यूज़ कर लिया, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप लिख सकते थे, नहीं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर टू इनहेंस ट्रेड लॉजिस्टिक्स, ऑल्सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोएडा ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल रीजन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये भी मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने रिवाइज करके रखा अच्छे से तो यू नीड नॉट टू लाइक गो थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो, ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप पहले ब्रेन स्टॉर्म करो, उसको फिर 1.5x पे लगाओ और आराम से सुनते हुए चले जाओ, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यही बात मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि आप कोशिश ये करो कि पहले आप खुद वो वीडियो देखो, ब्रेन स्टॉर्म करो, फिर अगली बार आओ कि एक इंडस्ट्री को क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसको लैंड एक्विजिशन से प्रॉब्लम होती है कि ज़मीनें नहीं अच्छे से मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, एमएसएमईज़ का अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। ये वो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं मैंने। तो जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हुआ, जैसे यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया, निवेश मित्र पोर्टल हो गया, यूपी युवा उद्यमी योजना हो गया, उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना हो गया, जो हम लोगों ने पहले बात करके रखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया। तो ये सारे एक एफर्ट है गवर्नमेंट के एंड से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को इनवाइट किया जा सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो गया, तो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ 33.50 लाख करोड़ अक्रॉस सेक्टर्स, फोकस ऑन कोलैबोरेशन विद कंट्रीज लाइक जापान हो गया, साउथ कोरिया, जर्मनी एंड यूएस। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। वो ओडीओपी तो आप याद ही रख के चलना, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगा। टू एनहेंस लोकलाइज डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगी, ब्रिजिंग द स्किल गैप थ्रू यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आईटीआईज हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देगी, सब्सिडाइज लैंड अलॉटमेंट, इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एग्जम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, रेन्यूएबल एनर्जी पे, हैंडीक्राफ्ट, ब्रासवेयर फ्रॉम मुरादाबाद, फुटवेयर, वही रिपीट हो गया यहाँ पे। इनका पोटेंशियल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो बनारसी साड़ी हो गया, चिकनकारी लखनऊ का, जरदोजी बरेली का, फुटवेयर फ्रॉम आगरा। तो इन सबको एक्सपोर्ट करने का काम करेगी गवर्नमेंट, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करेगी। 13 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं मैंने आपको, 13 पॉइंट, ये कुछ भी नए पॉइंट नहीं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आमला का प्रतापगढ़, शुगर केन फ्रॉम सहारनपुर हो गया, पोटैटो इन फरुखाबाद, ये कितनी बार ये रिपीट होता है। तो गवर्नमेंट क्या एफर्ट डाल रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो नए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स गवर्नमेंट सेट करना चाहती है, क्लस्टर्स बनाना चाहती है कि जिससे ये पोटैटो इन फरुखाबाद हो गया, आमला इन प्रतापगढ़, शुगर इन सहारनपुर, ये सब जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रमोट कर सके। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो ब्रासवेयर मुरादाबाद का हो, चाहे फुटवेयर आगरा का हो, चाहे चिकनकारी लखनऊ का, जरदोजी बरेली का हो, बनारसी साड़ी जो है, इन सब के ऊपर इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा है। अब कैसे यहाँ पे काम करो, ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हो रहा है काम, तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं इनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड लोन दे रही है, इनको गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रही है, इनको मशीनरी अवेलेबल करवा रही है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रही है। जैसे फेम जो आपका एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो वो बेसिकली वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो भी आप नई व्हीकल्स खरीदने जाओगे तो उसमें शायद ये आरटीओ वाला पैसा नहीं लगता है, या फिर कुछ ऐसे छूट होता है उसमें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही है, चाहे वो लैंड अलॉटमेंट्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन हो। यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो स्किल गैप को ब्रिज करना चाहती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है लोकलाइज्ड डेवलपमेंट के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करवा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इनवाइट कर सके। इम्पैक्ट इसका क्या है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जैसे एचएएल और बीडीएल का अंडर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वही पुराना क्वेश्चन का है, यहाँ पे एक पॉइंट रिपीट कर दिया कि जो गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है उससे पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीएसडीपी गवर्नमेंट जो भी हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको वो बढ़ रहा है हमारा। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट अंडर ओडीओपी, ये इसका इम्पैक्ट है, जो गवर्नमेंट के एफर्ट है उसका इम्पैक्ट है। उसको फिर इन्हांस्ड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स सब, तो ये इसका इम्पैक्ट हो जाएगा जो गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है। तो
दिस इज समथिंग, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली एक समराइज्ड क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि गवर्नमेंट क्या एफर्ट डाल रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और इंडस्ट्रीज को क्या चीज़ें चाहिए। तो फ्रेमवर्क भी मैंने पहले बता रखा है, ये बेसिकली एक रिपीटेशन ही हो जाएगा अपने आप में। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन, कम बैक, डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन गो थ्रू दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो एट 1.5x। आराम से सुनना है आपको बैठ करके, 2-3 बार जहाँ आपने सुन लिया तो आपको तुरंत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये सब वर्ड्स जो हैं, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ग्रीन एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गया, स्किल डेवलपमेंट, जो ये की वर्ड्स होते हैं जो जनरली आप मिस कर जाते हो। आपको पॉइंट्स तो ध्यान में रहते हैं, आपको समझ में तो आता है, लेकिन ये की वर्ड जो आप मिस कर जाते हो, जैसे जैसे आप इसको बहुत मल्टीपल टाइम सुनोगे ना, तो ये आराम से ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम के अंदर याद आ जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जेवार एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब आपको एग्जाम के अंदर ध्यान आएगा। लेकिन आपको इसको सुनना है, यू हैव टू लिसन टू दिस मल्टीपल टाइम्स। तो विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कम्स टू एन एंड, दिस पर्टिकुलर थीम कम्स टू एन एंड, दैट इज योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटी हम लोगों ने पहले ही कर दिया। उसके बाद उसके पहले एग्रीकल्चर देख रखा था, इरिगेशन देख रखा था, एग्रीकल्चर हो चुका है, मिनरल हो चुका है, टूरिज्म हो चुका है, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन ऑफ कल्चर। So in the next video we will cover this topic as well, and soon I will just go back and see कितने टॉपिक अभी बचे हुए हैं and how we have to complete all of them one by one. तो अभी आपका आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ है, इन्वायरमेंट है, जोग्राफी है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, then budget, society, security, history, polity and governance. So good enough number of topics are still pending, still remaining. So I will try to complete these topics as soon as possible. Thank you so much for watching this video. Very soon I will come with the next video.